नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। रुक लेते हैं खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर जाएंगे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 153 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इनमें 43 परियोजनाओं का शिलान्यास और 110 लोकार्पण किया जाएगा। बता दें कि कुल 501 करोड़ रुपए के विकास कार्य हैं। केडीए, जल निगम, पीडब्ल्यूडी, एनएचएआई, यूबी प्रोजेक्ट्स कॉरपोरेशन, स्मार्ट सिटी मिशन, नगर निगम, ग्रामीण अभियंत्रण से जुड़े विकास कार्य इसमें शामिल हैं। समूह की महिलाओं को सिलाई मशीन वितरण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर के दौरे पर हैं। बता दें कि तमाम कार्यों का आज शिलान्यास और लोकार्पण भी किया जाएगा। सीएम कई कार्यक्रमों में आज वहां पर शिरकत करेंगे। बता दें कि 153 विकास परियोजनाओं को आज कानपुर में सौगात देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज कानपुर के दौरे पर है, कानपुर जाएंगे। सीएम कई कार्यक्रम में शिरकत भी होने वाले हैं और बताया जा रहा है महिलाओं के समूह को सिलाई मशीन भी वितरण किया जाएगा। दो दिवसीय दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ आएंगे। रक्षा मंत्री के शेड्यूल के मुताबिक आज दोपहर 1 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जिसके बाद एयरपोर्ट से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सदर बाजार जाएंगे, जहां वाल्मीकि जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। दोपहर 2 बजे आरएमएल परिकल्प भवन तेलीबाग जाएंगे। संकटा प्रसाद सिंह की जन्म शताब्दी के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री शामिल होंगे। रक्षा मंत्री 4 बजे रुचि खंड शारदा नगर स्थित सेंट जोसेफ स्कूल पहुंचेंगे। स्कूल में बुंदेली दशहरा मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद रक्षा मंत्री कालिदास मार्ग स्थित आवास जाएंगे। अगले दिन 29 अक्टूबर को रक्षा मंत्री का महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ के दौरे पर हैं। राजनाथ सिंह का 2 दिवसीय लखनऊ दौरा है, जहां पर वो तमाम तरह के कार्यक्रम में शामिल होंगे। बता दें कि वाल्मीकि जी की प्रतिमा पर आज माल्यार्पण और पुष्प भी अर्पित करेंगे। तो कई कार्यक्रम आज रखे गए हैं लखनऊ में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय दौरे पर हैं। तमाम तरह के कार्यक्रम में आज वो शामिल हो रहे हैं। वाल्मीकि जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे और वाल्मीकि जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद वो तमाम तरह के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। 2 दिवसीय दौरे पर हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तमाम तरह के आज कार्यक्रम रखे गए हैं रक्षा मंत्री के आगमन को लेकर और 1 बजे वो एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं, जहां पर उनके स्वागत में तमाम जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वहां पर मौजूद हैं। ये सीधी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। उनके साथ सुरक्षाकर्मी भी मौजूद हैं। तो 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ में आ रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तमाम तरह के कार्यक्रम रखे गए हैं जिसमें वो शिरकत करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रितेश जुड़ चुके हैं। रितेश, माफ कीजिएगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज 2 दिवसीय लखनऊ दौरा है। क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? देखिए नंदिनी, मैं आपको बताऊं कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा लगातार लखनऊ रहता है, क्योंकि लखनऊ उनका संसदीय क्षेत्र है और संसदीय क्षेत्र में वो लगभग 1 महीना बीतने के बाद ही वो लखनऊ पहुंचते हैं। ऐसे में उनका 2 दिवसीय दौरा बहुत खास माना जा रहा है। अगर दौरे की बात की जाए तो 1:10 पर उनका जो प्लेन होगा वो लैंड करेगा अमौसी एयरपोर्ट पर और वहां पर संगठन के कुछ जो नेतागण होंगे वो उनको रिसीव करने जाएंगे। वहां से आने के बाद वो सीधा वाल्मीकि जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और वहीं 2 बजे राम मनोहर लोहिया परिकल्प भवन तेलीबाग में जाएंगे। इसके बाद संकटा प्रसाद की जन्म शताब्दी के अवसर पर कार्यक्रम करेंगे और शाम 4 बजे बुंदेली दशहरा मिलन कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा, उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। तो ऐसे में मिनट टू मिनट उनका कार्यक्रम है। जिस तरीके से वो 2024 का चुनाव आ रहा है और लगातार लखनऊ की धरती पर वो पहुंच रहे हैं और वहां पर पहुंच करके जनता को कुछ ना कुछ सौगात दे रहे हैं। ऐसे में लखनऊ वासियों को भी एक खुशी की लहर जगती है कि जब उनका रक्षा मंत्री और उनका सांसद उनकी क्षेत्र उनके शहर में होता है, जब आता है तो एक आस होती है कि इस क्षेत्र में अब कोई विकास की धारा बहेगी। तो ऐसे में राजनाथ सिंह का पहुंचना बेहद खास माना जा रहा है। जी, बताया जा रहा है कि वाल्मीकि जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। देखिए, वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वाल्मीकि जयंती बड़े खास तरीके से मनाया जा रहा है इस बार।
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी धार्मिक त्योहार हो, वो हिंदू देवी देवताओं को लेकर के हो या किसी भी गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर के हो, तो ऐसे में जो भारतीय राजनीति है या भारत के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, वो उन चीजों को बेहद खास मानते हैं और उन जगहों पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि यदि किसी भी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक आयोजन होता है, तो वहां पर लोग भी इकट्ठा होते हैं और उन पर जब वो पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं ये वोट बैंक को भी साधने में काम आता है। ऐसे में वाल्मीकि जयंती पर पहुंच करके माल्यार्पण करना, वो भी लखनऊ में, लखनऊ के सांसद द्वारा, तो ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है चुनाव को लेकर के भी। जी। ऐसे में चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। इसमें तरह तरह की बातें सामने आ रही थी। जितने भी सांसद हैं, उन सांसदों को ये हिदायत भी दी गई है, उनका एक लिस्ट भी तैयार की जा रही है, प्रोग्रेस रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है। अगली बार किसको 2024 में टिकट दिया जाएगा, उस पर भी बात विमर्श किया जा रहा है। तो ऐसे में राजनाथ सिंह माल्यार्पण करेंगे वाल्मीकि जयंती के अवसर पर पहुंच के, और लखनऊ वासियों को वो कुछ सौगात भी दे सकते हैं। जी, तो क्या लगता है किसी तरह की बैठक भी रखी गई है? जिस तरीके से आपने बताया कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही हैं, तो क्या पदाधिकारियों और जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ क्या कुछ बैठक भी है क्या? देखिए, अभी तो जो मंडल अध्यक्ष है उनके द्वारा जानकारी मिल रही है कि अभी उनका माल्यार्पण का कार्यक्रम है और गुरुद्वारे में भी वो जा सकते हैं, और 2 दिवसीय उनका कार्यक्रम है। इसके बाद उनको इंदौर भी जाना है, क्योंकि इंदौर में जो कैलाश विजयवर्गीय हैं, उनका एक कार्यालय, उस कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे मध्य प्रदेश में जाकर के। लखनऊ की अगर बात की जाए, तो लखनऊ में वो जब पहुंचते हैं तो उनके मिनट टू मिनट कार्यक्रम होते हैं, यानी सारी चीजें उनके पास नोट होती हैं। लखनऊ के बहुत सारे व्यापारी होते हैं जो उनके पास तक जाते हैं अपनी समस्याओं को लेकर के। हालांकि अभी पिछली बार जब राजनाथ सिंह आए थे, तो पूरब नगर के पास बन रहे जो एलिवेटेड जो फ्लाईओवर बन रहा है, उसका उन्होंने निरीक्षण किया था। उसके बाद फिर लगातार उस पर काम में तेजी आई। और कुछ दिन पहले की बात की जाए, तो अभी सीतापुर रोड के पास में भिठौली क्रॉसिंग के पास में एक फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया। तो ऐसे में राजनाथ सिंह लखनऊ के लिए फ्लाईओवर का एक बड़ा तोहफा देते हैं जब वो आते हैं। तो आने वाले समय में बात ये देखी जा सकती है कि आज वो किस तरीके से क्या सौगात दे सकते हैं। फिलहाल 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, ऐसे में सौगात की झड़ी लगी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी अब किस तरीके से इस चीज को अपराध की, ये तो देखने वाली। तो रितेश, रक्षा मंत्री का ये दौरा कितना खास माना जाए? देखिए, बेहद खास माना जाएगा, इसलिए कि रक्षा मंत्री है पहली बात तो भारत के, और दूसरी बात यह है कि वो लखनऊ के सांसद है। तो जी। लखनऊ के सांसद होने के नाते वो अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और लखनऊ में जनता से मिलने की पूरी कोशिश करते हैं। हालांकि पूरे भारत की सुरक्षा की और रक्षा की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, लेकिन फिर भी वो लखनऊ में पहुंचते हैं और लखनऊ की जनता से, लखनऊ के वासियों से उन्होंने जो वादा किया था, उस वादा को निभाने के लिए वो लगातार पहुंचते और लोगों की समस्याओं को भी सुनते हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण आज लगने जा रहा है। चांद की 16 कलाओं पर ग्रहण का साया होगा। दोपहर 3 बजकर मंदिर से कपाट बंद हो जाएंगे। साल की आखिरी चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर यानी आज रात 11:30 से शुरू हो जाएगा और देर रात 3:56 पर समाप्त होगा। उस समय के इस ग्रहण की हल्की छाया पड़नी शुरू हो जाएगी, जिसे चंद्र ग्रहण की पेनब्रा स्टेज कहा जाता है। चंद्र ग्रहण का मुख्य चरण यानी अम्ब्रा स्टेज या गहरी छाया की बात की जाए तो ये 29 अक्टूबर की रात 1:05 से शुरू होकर 2:24 पर समाप्त होगा, जिसकी अवधि 1 घंटा 19 मिनट रहेगी। ग्रहण का आरंभ मध्य रात्रि 1:05, मध्य 1:44 और ग्रहण का मोक्ष 2:40 पर होगा। तो बता दें कि आज शरद पूर्णिमा है और आज साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। चांद की 16 कलाओं पर ग्रहण का साया देखने को मिलेगा। दोपहर के 3:30 पर सभी मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे और शरद पूर्णिमा पर यह चंद्र ग्रहण का साया देखने को मिल रहा है। चंद्र ग्रहण पर मुख्य चरण यानी अम्ब्रा स्टेज या गहरी छाया की बात की जाए तो ये 29 अक्टूबर की रात 1:05 से शुरू होकर 2:24 पर समाप्त होगा, जिसकी अवधि 1 घंटा 19 मिनट रहेगी। ग्रहण का आरंभ मध्य रात्रि 1:05, मध्य 1:44 पर और ग्रहण का मोक्ष 2:40 पर होगा। तो सूतक काल बताया जा रहा है। और बता दें कि आज मंदिर के कपाट दोपहर के 3 बजे के बाद बंद कर दिए जाएंगे। आज का दिन शरद पूर्णिमा का भी दिन है और चांद की 16 कलाओं पर ग्रहण का साया दिखेगा। तो भारत के अलावा कई अलग अलग देशों में भी आज चंद्र ग्रहण का असर देखने को मिलेगा। प्रयागराज से संवाददाता पवन जुड़ चुके हैं। पवन, देखिए आज चंद्र ग्रहण लग रहा है।
साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है, क्या कुछ कितने बजे मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे? बिल्कुल देखिए, आज जो चंद्रग्रहण है वो करीब रात्रि में लगेगा और ये कहा जा रहा है कि ये इस 2023 साल का ये आखिरी चंद्र ग्रहण है। हालांकि ये खगोलीय घटना है। अब इस पे किस तरीके से क्या प्रभाव पड़ेगा, किस तरीके से इस पे राजनीतिक क्या प्रभाव पड़ेगा, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। हम बातचीत भी करेंगे क्योंकि हमारे साथ यहाँ पर ज्योतिषाचार्य हैं, जो जी। आध्यात्मिक गुरु, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर इस चंद्र ग्रहण का किस तरीके से भारत में क्या प्रभाव पड़ेगा, किस तरीके से इस पर राजनीति का क्या प्रभाव पड़ेगा। हालांकि जब चंद्र ग्रहण होगा तो उसके करीब 9 घंटे पहले सूतक लग जाएगा और तब से ही जो मंदिर है, जो मठ है, उनके मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। जो पूजा पाठ की जाती है वो बंद कर दिए जाएंगे। तो हम इससे एक बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य आचार्य श्री कृष्ण हरि कृष्ण शुक्ला जी है, जो आध्यात्मिक गुरु भी है, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। गुरुदेव, आज चंद्र ग्रहण लगने वाला है और ये 2023 का आखिरी चंद्र ग्रहण है, तो किस तरीके से इसका प्रभाव होगा, किस तरीके से ये क्या घटना, किस तरह की खगोलीय घटना होती है? पहली बात तो जगत सर्वम ग्रहाधीनम, संपूर्ण ब्रह्मांड ग्रहों के अधीन है। ग्रह ही सारे जगत का संचालन करते हैं। ग्रहाः राज्यम प्रयच्छन्तु, ग्रहाः राज्यम हरन्तु च। ग्रह ही राज्य प्रदान करते हैं और ग्रह ही राज्य का हरण करते हैं। भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। समस्त ग्रह अगर शांतिदायक हैं, उनके अंदर हार्मनी है, तो उनका प्रभाव पूरे पृथ्वी पर बहुत हार्मोनियस और बहुत अनुकूल फल देने वाला होगा, मनोवांछित फल देने वाला होगा। तो चंद्र ग्रहण है, निश्चित है कि चंद्रमा का और सूरज का और पृथ्वी का जो एक इसमें चंद्रमा छिप जाता है और कहीं न कहीं इसको राहु को हम माना गया है कि बेसिकली चंद्र ग्रहण में राहु केतु प्रभावी हो जाते हैं। तो चंद्र ग्रहण के समय समस्त जो भौतिक कार्य हैं, इनका निरोध हो जाता है। इसमें भौतिक कार्यों को कार्य नहीं किए जाते हैं, क्योंकि उस समय पूरे जो देश में जहां पर भी ग्रहण का प्रभाव है वो कल्याणकारी नहीं होता है। जहां तक बात ग्रहण देश को चलाने वाली संस्था है, तो इस समय इस ग्रहण के प्रभाव से चूंकि राहु और केतु ग्रहण करते हैं, हमारे देश में शनि बेसिकली भाग्य का कारक ग्रह है। हमारे देश अर्थात सारी, लेकिन हमारा देश आबाद रहेगा, ये पूरा जीवन आबाद रहेगा। आने वाले समय में कम से कम 25 वर्षों के अंदर हमारा देश विश्व की पहली अर्थव्यवस्था बन जाएगा, क्योंकि ये हमारे देश का शनि सबसे अच्छा है। अब सबसे बड़ी बात ग्रहण की है, तो जब शनि अच्छा होता है तो राहु केतु शनि के इशारे पर चलते हैं, तो अपने आप राहु केतु देश की सरकार के लिए बहुत अच्छा परिणाम देंगे। निश्चित है हमारे प्रेजेंट गवर्नमेंट के लिए बहुत दिव्य है। लेकिन आज सबसे बड़ी व्यवस्था क्या है कि जो हमारा लोकतंत्र है, इसमें जो विपक्ष है, विपक्ष की भूमिका नहीं अदा कर रहा है। ऐसा लगता है ये लोग जिला बदर लोग हैं, ये जनता के मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं, देश की समस्याओं की बात नहीं करते, ये इंडिविजुअल विरोध करते हैं। जबकि बेसिकली हमारे संविधान में इंडिविजुअल विरोध की कोई जगह ही नहीं है। वहां पर पंचायत बैठती है, संसद बैठती है, संसद में वैचारिक स्तर पर विचार होता है। लेकिन आज का विपक्ष भगोड़ा की तरह कभी विदेश में जाकर के, कभी दूसरी जगहों पर जाकर के ऊट-पटांग, आज की डेट में हम कभी विपक्ष को करते हुए नहीं देखते हैं। तो ये बातें करता है, तो ये विपक्ष के लिए निश्चित बहुत खराब होगा। ये दुर्दिन का समय है और हमारे देश की प्रेजेंट सरकार के लिए बहुत अच्छा समय है। आज की डेट में जो उचित काम करते हैं, शनि न्याय का ग्रह है, जो कल्याणकारी काम करते हैं, जो उचित काम करते हैं, जो गरीबों का ध्यान देते हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं चलाते हैं, जो हमारे मोदी योगी सरकार की योजनाएं हैं जो चल रही हैं, इसमें शनि बड़ा अनुकूल परिणाम देता है। अनुकूल परिणाम देने के कारण शनि और ये ग्रहण निश्चित है हमारे सरकार के लिए बहुत अच्छा होगा। इस ग्रहण का प्रभाव पूरे विश्व में, स्पेशली मुस्लिम कंट्रीज के बीच में या जो डेवलप्ड नेशंस हैं, इन दोनों के बीच में शांति कभी नहीं रहेगी। एक खून के प्यासे होंगे, बल्कि ये घटनाएं बढ़ जाएंगी। कहीं न कहीं
तमाम कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व होने की संभावना है। ज्यादा से ज्यादा 10 दिन के अंदर पूरे विश्व में अशांति बढ़ जाएगी और भारत कहीं न कहीं इंटरवीन करके शांति का रोल अदा करेगा। लेकिन हम अपने देश के विपक्षी लोगों से ये अपने आप में एक कहते हैं या उनसे अपील करते हैं कि देश के नागरिकों की तरह विपक्ष की तरह एक उचित आचरण करें, जो नहीं कर रहे हैं। जनता ने उनको चुना है, देश हित के मुद्दों पर सरकार के साथ रहें, अलग होकर के व्यक्ति का विरोध न करें, तभी देश का हित होगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। वैचारिक मजाक के तो चलता रहता है, लेकिन जो एक दुश्मनी तरह हो गई कि आज जैसे राम मंदिर बन रहा है, 500 सालों से हमारे जीवन के बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा था, आज एक 22 उद्घाटन होने जा रहा है, विपक्ष कह रहा है हम नहीं आएंगे। अरे वैक्सीन लगवाना हुआ, विपक्ष कह रहा है हम नहीं लगवाएंगे। तो सरकार की जो कल्याणकारी नीतियां हैं, तो विपक्ष जो है एक इंडिविजुअल के व्यक्ति के दुश्मनी के कारण इस तरह की राजनीति, ये बेसिकली राजनीतिक दिवालियापन का लक्षण है। इससे बड़ा कमजोर विपक्ष हमने जीवन में कभी नहीं देखा। इनको आत्मचिंतन की जरूरत है, इनको सही होने की जरूरत है, ऐसा इनका नामो निशान भी मिट जाएगा, जो मैं देख पा रहा हूँ। इसलिए हमारे देश के विपक्ष के लोग आत्मचिंतन करें, बौद्धिक चिंतन करें और सही लोकतंत्र के मायने में जो हमारी लोकतंत्र की परिभाषा है कि जनता से, जनता के लिए और जनता के द्वारा, इसका वो अगर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो इसका उचित व्यवहार करें, तभी देश का विकास होगा और कल्याण होगा। हमारी मोदी सरकार किसी भी जो विश्व में अशांति ग्रहण के कारण और बढ़ेगी, आगे चल करके वो इसमें इंटरवेन करेंगे और उनका कद बढ़ेगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। और ये ग्रहण देश के लिए परम शुभ है, इसमें कोई संशय की बात नहीं। यही देश, यही ग्रहण हमारे देश को विकसित और उभारेगा। अब पूरे विश्व में जो लोग कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं, हमारा देश एक समुद्र की तरह रह करके एक सम्रांत देश का नागरिक बन करके पूरे देश को डायरेक्शन देगा। जो कभी भी जो हिंदू है, सनातन धर्म है, किसी का नहीं इंक्रोचमेंट करता है, हमेशा अहिंसा की बात करता है, खुशी की बात करता है, कृष्ण की तरह उचित अनुचित की बात करता है, धर्म की बात करता है, राम की तरह मर्यादा की बात करता है, बुद्ध की तरह शांति की बात करता है और परशुराम की तरह अन्यायियों को बर्बाद करने का काम करता है, जैसे हमारे मोदी जी ने चाइना और पाकिस्तान के लिए किया है। तो आने वाले समय में ये हमारा ग्रहण निश्चित है हमारे देश को उठाएगा और कहीं न कहीं हमारी सरकार के लिए महा फायदेमंद है। विपक्ष को बचने के लिए इसके लिए आत्मचिंतन की जरूरत न कहीं आजकल जो चंद्र ग्रहण है वो राजनीति पे भी, आपका ये कहना है? चंद्र ग्रहण लोगों पर, पूरी पृथ्वी पर, हर प्राणियों पर असर करता है, क्योंकि राजनीति हमारे देश को कंट्रोल करती, सुरक्षा करती है। तो राजनीतिक पर अगर ये पड़ेगा तो देश के हर कोनों पर इसका प्रभाव आएगा। राजनीति पर ये ग्रहण, हमारे देश की राजनीति के लिए ग्रहण अमृत है। हमारा देश विकसित होगा, तभी हमारे देश से गरीबों का रिहेबिलिटेशन होगा, हमारे गरीबों की दूर होगी गरीबी, ये देखा जा रहा है। तो ग्रहण हमारे लिए अमृत है, इसमें कोई संशय की बात ही नहीं है, इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है। अब विश्व के लिए बहुत खतरनाक है। आने वाले समय में जो मानवता का ब्लड शेड होगा, ये पूरे विश्व में बढ़ जाएगा ज्यादा से ज्यादा 10 दिनों के अंदर। और कहीं न कहीं हमारी मोदी सरकार जो शांतिप्रिय सरकार है, आगे जा करके इसको रोकने का प्रयास करेगी और हमारे देश का मान और गौरव बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से नंदिनी थे ज्योतिषाचार्य हरिकृष्ण शुक्ला जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि आज जो चंद्र ग्रहण लगना है, हालांकि ये तो पवन से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बता दें कि आज साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लग रहा है और आज ही के दिन शरद पूर्णिमा भी है। दोपहर के 3:30 बजे से मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे और देश के साथ विदेशों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। ये देश में तमाम वो बदलाव लाएगा, ऐसा ज्योतिषाचार्य हरिकृष्ण शुक्ला जी ने कहा है। हालांकि आप देर शाम को जब चंद्र ग्रहण होगा तो तमाम जो भौतिक कार्य होते हैं उनको भी इस तरीके से लोग बंद कर देते हैं, क्योंकि चंद्र ग्रहण में तमाम ऐसे कार्य हैं जो नहीं किए जाते हैं। तो निश्चित रूप से आज भारत में जिस तरीके से चंद्र ग्रहण की जो आज स्थिति है, जो देखी जा रही है, जो खगोलीय घटना है, वो कहीं न कहीं जो है वो राजनीति में भी एक प्रभाव डालेगी। जी नंदिनी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका पवन।
तो देखिए, शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का साया देखने को मिल रहा है। इस बार ये साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है और दूसरा चंद्र ग्रहण है। चांद की 16 कलाओं पर ग्रहण का साया देखने को मिलेगा। देश के साथ विदेशों में भी इसका असर देखने को मिलेगा। दोपहर के 3:30 बजे के बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। काल सूतक लग जाएगा, जिसके बाद कहा जाता है कि शास्त्रों के अनुसार तमाम तरह के कार्य नहीं किए जाते हैं और आज भारत के अलग अलग हिस्सों में भी इसका असर देखने को मिलेगा। तो दोपहर के 3:30 बजे से बाद मंदिर के कपाट जो है भारत में बंद कर दिए जाएंगे। शास्त्रों के अनुसार तमाम तरह के ऐसे कार्य होते हैं जो कि चंद्र ग्रहण में नहीं किए जाते हैं। बता दें कि चांद की 16 कलाओं पर ग्रहण का साया आज देखने को मिलेगा। ये खगोलीय घटना भी है और इसी के साथ भारत के साथ साथ विदेशों में भी इसका असर देखने को मिलेगा। संवाददाता पवन मिश्रा गाजीपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, देखिए, आज चंद्र ग्रहण लग रहा है और तमाम तरह के कार्य नहीं इसमें किए जाते हैं। अगर शास्त्रों की बात माने तो क्या कुछ असर देखने को मिलेगा गाजीपुर में? बिल्कुल बता दें कि ग्रहण 28 अक्टूबर यानी आज लगने जा रहा है और यह चंद्र ग्रहण भारत में दृश्यमान होगा। भारतीय समय अनुसार आज लगने वाला चंद्र ग्रहण आज रात 11:30 पर शुरू हो जाएगा और इसका समापन देर रात 3:56 पर होगा। इस ग्रहण की गहरी छाया 29 अक्टूबर की रात 1:05 से शुरू होकर 2:24 पर समाप्त होगी, जिसका समय 1 घंटा 19 मिनट होगा। यह ग्रहण मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में लगने जा रहा है। आपको यह भी बताते चलें कि चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले ही लग जाता है, इसलिए इसका सूतक 28 अक्टूबर यानी आज शाम 4:05 पर शुरू हो जाएगा। यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखने जा रहा है और जानते हैं कि सूतक काल लगने से पहले कौन से खास काम हमें कर लेने चाहिए। आपको बताते चले कि ग्रहण में तुलसी के पौधे का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। सनातन धर्म में तुलसी का बहुत ही महत्व है और इस ग्रहण काल में तुलसी का प्रयोग करना सबसे शुभ माना जाता है। आपको बताते चलें कि ज्योतिषियों की माने तो ग्रहण लगने से पहले जो खाने पीने की चीजों में तुलसी डाल देनी चाहिए। इससे ग्रहण के खाने पीने की चीजों पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। जी, तो गाजीपुर में क्या कुछ मंदिर कपाट को लेकर, देखिए 3:30 बजे के बाद बताया जा रहा है कि मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। जी नंदिनी, बिल्कुल हम आपको बता दें कि ग्रहण से जब सूतक लगता है तो मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इसमें और सी भी बहुत सारी चीजें हैं जो ग्रहण के बाद नहीं करनी चाहिए, जैसे भोजन नहीं करना चाहिए और भी कई सारी चीजें हैं जो नहीं करना चाहिए सूतक लगने के बाद। जी पवन, देखिए, आज शरद पूर्णिमा का भी पर्व है और आज चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। पूजा पाठ का क्या कुछ विधि विधान बताया गया है? जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि जब सूतक लग जाता है तो पूजा पाठ बंद हो जाती है जी। और जैसे ही ग्रहण समाप्त होता है तो सबसे पहले जो है स्नान करने के बाद ही क्या क्या पूजा पाठ करनी चाहिए। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चांद की 16 कलाओं पर आज ग्रहण का साया दिखेगा। बता दें कि साल का आखिरी और दूसरा चंद्र ग्रहण है। आज ही के दिन शरद पूर्णिमा का पर्व भी है और सूतक काल, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि सूतक काल 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है। अगर भारतीय शास्त्रों के अनुसार माने तो इसमें कुछ ऐसे खास कार्य होते हैं जो कि नहीं करना चाहिए हमें, और इसमें तुलसी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। बताया जाता है कि खानों में अगर तुलसी का पत्ते डाल दिए जाए तो वो शुभ माने जाते हैं। इसके बाद वो चीजें खाने पीने के लायक होती हैं। चांद की 16 कलाओं पर इस ग्रहण का साया दिखेगा। दोपहर के 3:30 बजे से मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे और भारत के साथ साथ अलग अलग देशों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। और शरद पूर्णिमा का आज पर्व भी है, तो तमाम तरह के कार्य हैं जो इस चंद्र ग्रहण में नहीं करने चाहिए अगर शास्त्रों की अनुसार माने तो। सुल्तानपुर से संवाददाता आशुतोष जुड़ चुके हैं। आशुतोष, देखिए, साल का दूसरा चंद्र ग्रहण है, क्या कुछ असर देखने को मिलेगा सुल्तानपुर में?
है। लगभग 4 बजे से शुरू होगा, भोर के 4 बजे तक बताया जा रहा है। और ये देखा जाए तो लगभग 10 घंटे कुछ मिनट लगभग इतने बड़े टाइम को लेकर लग रहा है। जिस तरह यहाँ पे सुल्तानपुर का एक विसर्जन शोभा यात्रा भी निकाला जाता है दुर्गा प्रतिमाओं को लेकर, ये 48 से लगभग 72 घंटे चलता रहता है। इसी में अगर हम चर्चा करते हैं सुल्तानपुर में ग्रहण को लेकर काफी जो है मंदिरों या कपाट या जो भी मूर्तियां जो कहीं भी स्थापित की गई हैं उसकी कपाट भी लोग बंद कर दिए जाएंगे। ग्रहण खत्म होने के बाद ही कोई भी कार्य वहाँ पे किया जाएगा। इसी पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ यहाँ के पंडित जी हैं, उनसे हम जानकारी करेंगे सुल्तानपुर में जो ग्रहण लग रहे हैं, ग्रहण को लेकर क्या खास है और किस चीज को लेकर जो है उनको निभाना चाहिए। देखिए ग्रहण चल रहा है और ये कितने से कितने बजे तक क्या होना चाहिए और क्या किसी के पालन करना चाहिए। ग्रहण काल लग रहा है रात्रि में 1:05 पर। इसका मुक्त होगा 1:44 से और मुक्त हो जाएगा मध्य रात्रि में भी 1:44 से और मुक्त हो जाएगा 2:23 से। तो हम ये बताना चाहेंगे कि जो चंद्र ग्रहण होता है इसका सूतक काल 9 घंटे पहले लग जाता है। तो अगर 1 बजे के अकॉर्डिंग जोड़ा जाए तो 4:05 से सूतक काल लग जाएगा। तो सूतक काल से ही सारे मंदिरों के कपाट बंद हो जाएंगे और मूर्तियां जो विसर्जन में लगी हुई हैं वो रुक जाएंगी, जहाँ की कहाँ वहीं से रुक रहेंगी। जब तक मोक्ष नहीं हो पाएगा चंद्र ग्रहण का तब तक मूर्तियां वहीं पर रुकी रहेंगी। मोक्ष होने के बाद में जो मूर्तियां हैं जो मंदिरों हैं उन सब में मंदिरों की धुलाई होगी, मूर्तियों का पूजन इत्यादि होगा। उसके बाद में मूर्तियां विसर्जन के लिए आगे बढ़ेंगी 2:23 के बाद। और देखिए लोगों को कहना होता है इसमें कुछ खाना पीना नहीं चाहिए और भी इसके अलावा क्या उनको जो है करना चाहिए, जैसे भगवान प्रतिमाओं के पास ग्रहण लोगों को कहना होता है इसका, और भी क्या होना चाहिए। विशेषकर गर्भवती महिलाओं के लिए ज्यादा दिक्कत देता है ग्रहण काल। तो जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको विशेषकर ध्यान देना चाहिए कि उनको जो है तो अपने पेट पर गोबर का लेप लगाना चाहिए और खाने की जरूरत है वो 4 बजे से पहले यानी सूतक से पहले बना लेनी चाहिए और उसमें तुलसी पत्र इत्यादि डाल के रख देना चाहिए। सूतक काल में या ग्रहण काल में भोजन नहीं ग्रहण किया जाता है या कुछ भी पानी पी सकते हैं, बाकी और कुछ भी ग्रहण नहीं किया जा सकता। पानी भी अगर पीते हैं तुलसी पत्र डाल करके पीना चाहिए, यही हमारा जो है धर्म कहता है। ये बिल्कुल इनका कहना सही है। जिस तरह जो है सूतक हो या ग्रहण कोई भी अगर काल अगर इससे आते हैं उस पर जो है आप उनको जो है समझिए, उसको देखिए, कहीं भी कोई चीज की लापरवाही मत कीजिए। लापरवाही जैसे होती है उसमें तमाम जो है भगवान के साथ खिलवाड़ या कोई चीज जो है वहाँ पे जो है आपके ऊपर आपदा भी आ सकती है। देखिए आज शरद पूर्णिमा का पर्व भी है, तमाम तरह के पूजा पाठ का आज विधि विधान होता है, तो क्या कुछ का आज पूजा पाठ का विधि विधान है? जी बिल्कुल आपका कहना सही है। आज सुल्तानपुर का जो 4 दिन का ये दशहरा दुर्गा पूजा का महोत्सव जो चल रहा था, आज उसका विसर्जन शोभा यात्रा मार्ग पूरा और सुल्तानपुर की जो भी धार्मिक परंपरा जो भी यहाँ पे निभाई जाती है वो जैसे ग्रहण जो लग रहा है या सूतक जो लग रहा है इसी के बीच के दौरान पे जो भी इनके कार्य पूजा होंगे वो बंद कर दिए जाएंगे, रोक दिए जाएंगे। उसको समाप्ति होने के बाद ही जो है वहाँ पे यात्रा निकाली जाएगी और उसके गाजे बाजे के साथ जो है 48 से 72 घंटे जो विसर्जन होता है वो भी जो है यहाँ से निकाले जाएंगे सूतक और ग्रहण समाप्त होने के बाद ही। दोपहर के 3 बजे के बाद बताया जा रहा है कि मंदिर के सभी कपाट बंद कर दिए जाएंगे। सुल्तानपुर में क्या कुछ अभी बताया गया है कि कितने बजे मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे? जी बिल्कुल सुल्तानपुर का भी जो है लगभग वैसे ही है। लगभग 3:30 के बाद से मंदिर की साफ सफाई होने के बाद जो है कपाट सारे बंद कर दिए जाएंगे। इसी तरह हम आपको दिखा रहे हैं एक बार सुल्तानपुर में जिस तरह यहाँ पे दुर्गा पूजा की एक प्रतिमा का विसर्जन की तैयारी चलती है वो जो है आप देख सकते पूरा। उसके बाद जो है यहाँ की जो प्रतिमाएं हैं वो तैयारी भी कर ली गई है, साथ में जो है रोक भी दी गए हैं। यहाँ पे जो भी कार्यक्रम होंगे लगभग ग्रहण की समाप्ति होने के बाद ही कार्यक्रम वो शुरू होगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो शरद पूर्णिमा इस वर्ष का अंतिम चंद्र ग्रहण लग रहा है। ये ग्रहण मध्यरात्रि 1 बजे से शुरू होगा और 2:24 पर समाप्त हो जाएगा। बता दें कि आज शरद पूर्णिमा है और चंद्र ग्रहण भी देखने को मिल रहा है। उन्नाव में एसपी ने राजधानी मार्ग पर पैदल गश्त करने के साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए और ज्वेलर्स दुकानदारों को सीसीटीवी कैमरे सही कराने के निर्देश भी दिए।
बताया जा रहा है कि उन्नाव में एसपी सिद्धार्थ शंकर मीणा ने आगामी त्योहारों को देखते हुए शुक्लागंज स्थित दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए और दुकानदारों को ज्यादा से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए निर्देश भी दिए। इस मौके पर सीओ सिटी आशुतोष कुमार और गंगाघाट पुलिस बल भारी संख्या में मौजूद रहा। त्योहार अभी चल रहे हैं और दीपावली का त्योहार भी आने वाला है, तो उसी के दृष्टिगत जो है कि जनता उसमें सुरक्षा की भावना जागृत करने हेतु पैदल गश्त की गई। लोगों को सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने हेतु प्रेरित किया गया और लोगों के द्वारा अच्छा इसमें कई कैमरे लगाए भी गए और भी आश्वासन दिया कि कैमरे लगवाएंगे और साथ ही अपराधियों को अभियान चलाने के लिए जो यहाँ की थाना पुलिस उसको निर्देशित किया गया। सर अभी एक थाने का परीक्षण दिया गया और समस्त थानों के लिए क्या निर्देश दिया गया? सभी थानों में पैदल गश्त रोज की जा रही है और सभी में सीसीटीवी लगवाए जा रहे हैं, तो सेम प्रक्रिया हर थाने में। सुल्तानपुर में 4 दिन के दुर्गा पूजा मेले के बाद अब विसर्जन की तैयारियां शुरू हो गई हैं, जहां कल से होने वाले विसर्जन को लेकर जिला प्रशासन ने सीताकुंड घाट पर तैयारियों का जायजा लिया है। दरअसल कल विसर्जन होना है, जिसको लेकर एक बैठक घाट पर की गई, जिसमें सारे अधिकारी बुलाए गए थे। वहीं नगर पालिका के चेयरमैन ने कहा कि सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जैसे हर साल विसर्जन होता आया है, वैसे ही इस साल भी विसर्जन किया जाएगा। साथ ही नगर के विभिन्न स्थानों से सारी प्रतिमाएं गाजे बाजे के साथ सीताकुंड घाट पर पहुंचेगी और उन लोगों को भी किसी भी प्रकार की असुविधा न होने पाए, उसके लिए सीताकुंड घाट पर 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन का प्रयोग वर्जित कर दिया गया है। कल से विसर्जन हमारी जो प्रतिमाएं स्थापित हैं डिस्ट्रिक्ट में, विसर्जन का कार्यक्रम कल से स्टार्ट होने वाला है, जिसके चलते आज ये छोटी सी बैठक यहाँ पे आयोजित की गई थी। सारे ही विभाग के लोग आए थे, चेयरमैन साहब भी यहीं पर हैं। सबके साथ तैयारियों का जायजा लिया गया। तैयारियाँ पूरी हैं और बगैर किसी के व्यवधान से आराम से विसर्जन हम लोग यहाँ पे आयोजित करेंगे, जैसे हर साल होता आया है। इस साल भी वैसे ही एक प्रॉपर अच्छा टीम वर्क के साथ उसे निभाया जाएगा। क्योंकि कल से विसर्जन यात्रा प्रारंभ होगी 4 दिन के मेले के बाद, और सारी प्रतिमाएं नगर के विभिन्न स्थानों से होते हुए गाजे बाजे के साथ सीताकुंड घाट पर पहुंचेंगी। उनकी आवभगत, उनकी तैयारी, किसी प्रकार की कोई असुविधा न होने पाए विसर्जन में, इसके लिए भी डीएम साहब भी थे और पुलिस विभाग के भी सभी अधिकारी थे, केंद्रीय पूजा के भी अधिकारी हैं, नगर पालिका के भी सभी स्टाफ हैं। हर विभाग के स्टाफ यहाँ पर अंतिम तैयारी का जायजा लेने के लिए आए थे। गोंडा में तहसील कनलगंज के पुरानी अस्पताल कटरा रोड तक समस्त स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण करने वालों को ध्वनि विस्तारक यंत्र से 3 दिवस के अंदर अपना स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण हटा लेने के लिए मुनादी कराया गया था, लेकिन समय बीतने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया। वहीं नगर पालिका परिषद कनलगंज ने कहा कि तत्काल अपना अतिक्रमण हटा लें, नहीं तो अतिक्रमण हटाकर अतिक्रमित सामग्री को जब्त कर लिया जाएगा। गोंडा में थाना छपिया के अंतर्गत मस्कनवा चौकी पर तैनात कांस्टेबल संतोष सिंह का एक ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। दरअसल बीते दिनों मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई घटना में पुलिस कुछ लोगों पर कार्रवाई कर रही थी और कार्रवाई के बाद पुलिसकर्मी रुपए की मांग कर रहे थे। साथ ही पैसे न देने पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की धमकी भी दे रहे थे। वहीं पुलिसकर्मी की प्रताड़ना से परेशान युवक ने पुलिसकर्मी का ऑडियो और खुद का वीडियो वायरल कर मामले को सार्वजनिक किया है। हेलो हेलो, कहाँ पे है साहब? हाँ शिवम, कहाँ पे है? चौकी पे आ जाओ। अरे तो आप तो 1000 रुपया दे रहे हैं। हैं? 1000 रुपया दे रहे हैं आपको। हैं? पैसा आपको 1000 रुपया दे रहे हैं। अरे यार वो सब छोड़ो, तुम आओ तो कहाँ हो? हम यार छपिया पहुँचे हैं, 1000 रुपया आपको दे रहे हैं, आप ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ भेजोगे? हाँ, चौकी पे इस बंदे को फोन करके भेज दे रहे हैं, उसके पास पैसा 1000 रुपया ले लेना। ठीक है, खर्चा वाला तो जो बंद हुए अरे यार ये सब मत, ये सब हमारे वो मत करो। ठीक है, तुम ठीक है भेजो। ठीक है, भेज दे रहे हैं। आपके फोन पे है ये नंबर? है? आपका ये नंबर फोन पे है? नहीं नहीं, ये सब नहीं है। कहाँ है तुम? कहाँ आओ, पहले मिलो हमसे। हम परसों तुम्हारे पहुँचे, छपिया पहुँच रहे हैं, आ रहे हैं चौकी पे। हाँ आओ चौकी। ये सब वो मत करो, तुमसे मिलना है कि तुम ये सब बात कर रहे हो यार। ये सब थोड़ी, ये सब वो है। आओ तुम मिलो। अरे ठीक है सर, आओ।
पीलीभीत में पूरनपुर नगर के मोहल्ला खानकाह निवासी याकूब पुत्र फारूक ने डीएम और मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई, जिसमें बताया गया कि 28 सितंबर को उसके बेटे को बुखार आने पर वो मायशा चाइल्ड केयर सेंटर पर दवा दिलाने गए थे और डॉक्टर मुश्ताक अली ने बुखार की दवाई दी। साथ ही बच्चे की आंख लाल होने पर डॉक्टर ने आई ड्रॉप दिया, जिससे बच्चे की दोनों आंखें खराब हो गई और मासूम बच्चे को दिखना बंद हो गया। वहीं जब पीड़ित बेटे को लेकर दोबारा डॉक्टर के पास पहुंचा, जिसके बाद नाराज डॉक्टर अभद्रता और मारपीट पर आमदा हो गया, जिसके बाद पीड़ित युवक ने कोतवाली पुलिस से शिकायत कर बच्चे को इलाज के लिए दिल्ली ले गया, जहां डॉक्टर ने आई ड्रॉप को गलत बताया और उसी से आंखें खराब होने की बात भी कही। साथ ही पीड़ित युवक ने पीलीभीत जिला अधिकारी और मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। हम ये मायशा चाइल्ड केयर पे गए थे मुश्ताक अली के पास बच्चे की बुखार की दवा दिलाने के लिए। उसने आंखों का ड्राप दे दिया उसे। उसकी आंखों के ड्राप से ही जो है आंखों की रोशनी चली गई और उसे दिल्ली तक में ड्राप को गलत बताया है कि ये ड्राप 20 साल से ऊपर वाली उम्र के लोगों का, इसे ये बच्चे को दे दिया 1.5 साल के। इसकी कच्ची आंखों में वो ड्राप ने नुकसान कर दिया। किस चीज़ की दवा लेने गए थे? ये बुखार की दवा लेने गए से है, जहां पर डॉक्टर की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बता दें कि गलत दवा देने से बच्चे की आंखें खराब हो गई हैं। बताया जा रहा है कि पीड़ित ने डीएम और मुख्यमंत्री पोर्टल पर इसकी शिकायत भी की है। वहीं पर कुछ दिन पहले पीड़ित अपने बेटे को लेकर डॉक्टर के पास दिखाने गए थे, जहां पर उन्होंने एक आई ड्रॉप दिया, जिसके बाद उसको डालने के बाद बताया जा रहा है कि बेटे की आंखों की रोशनी चली गई है, जिसको लेकर उन्होंने पहले डॉक्टर से शिकायत की। वहीं डॉक्टर अभद्रता के और मारपीट पर भी आमदा हो गया था। लेकिन वहीं पीड़ित युवक ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर इसकी शिकायत की है और लगातार वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।